हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में पॉलिटी का हम एक अपना अगला जो टॉपिक कवर करेंगे और इसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है किस प्रकार से यहाँ पे होता है, ठीक है, तो उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाग नंबर 11 है, उसमें आर्टिकल 245 से 263 आते हैं। भाग नंबर 12 में जो है आर्टिकल 264 से लेकर 300 का क्लोज ए तक हम पढ़ेंगे। तो ये सारे जो आर्टिकल हैं केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशनशिप जो है संबंध क्या क्या होते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें जो संबंध होते हैं केंद्र और राज्य के बीच में, जिसमें जो तीन टाइप के यहाँ पे मेनली होते हैं। पहला जो संबंध आपका विधायी संबंध होता है जिसको हम लेजिस्लेटिव रिलेशन बोलते हैं। दूसरा प्रशासनिक संबंध भाई क्या है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बोलते हैं। इसके अलावा वित्तीय संबंध जिसको हम फाइनेंशियल रिलेशन बोलते हैं। तो ये कुल मिलाकर तीन टाइप के इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं केंद्र और राज्य के बीच में। और आर्टिकल नंबर जो है 245 से लेकर 300 का क्लोज ए तक हम इनको डिस्कस करेंगे। और भाग नंबर 11 है उसमें 245 से लेकर 255 तक यहाँ पे अगर हम आर्टिकल 263 तक, वैसे भाग नंबर 11 में है आर्टिकल, ठीक है, 245 से स्टार्ट होता है और 263 तक। लेकिन जो विधायी रिलेशन है वो आर्टिकल 245 से 255 तक हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, प्रशासनिक जो संबंध है 256 से 263 आर्टिकल, और जो आपके फाइनेंशियल रिलेशन है उनको हम 263 से लेकर 293 आर्टिकल तक यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा देश है संघात्मक व्यवस्था को, फेडरल सिस्टम को अपनाने वाला जो है देश है। और फेडरल जो ये सिस्टम है हमने कहाँ से लिया है भाई, कनाडा से हमने लिया है। आर्टिकल नंबर जो है 1 क्या कहता है कि भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ होता है, ठीक है। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनियन की बात की गई है, तो भारत एक संघात्मक जो है देश है जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसमें केंद्र की सरकार जो है अलग से काम करती है और राज्य की सरकार है वो अलग काम करती है। मीन्स दोनों इंडिपेंडेंट होती है। तो दोनों सरकारें इंडिपेंडेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट है केंद्र की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कामों में दखल अंदाजी नहीं करती और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के कामों में दखल अंदाजी नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि भाई भारत है वो एक संघात्मक देश है, ठीक है, फेडरल सिस्टम को अपनाने वाला देश है। लेकिन फिर भी भारत जो है भारत का जो संघात्मक जो फेडरल जो झुकाव है वो आपका किसकी तरफ होता है भाई, सेंटर की तरफ होता है। झुकाव क्या है, सेंटर की तरफ होता है, क्योंकि सेंटर जो है के पास ज़्यादा पावर होती है स्टेट के बजाय, ठीक है। तो ये हमने देखा। दूसरा यहाँ पे बात करें कि भाई जो फाइनेंस के मामले पे देखें तो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी मजबूत ज़्यादा होती है। राज्य की स्थिति जो है वो क्या होती है, कमज़ोर होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जहाँ पर राज्य कलेक्शन करता है और सेंटर को जो है वो देता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे हमने देखा। दूसरा, कई बार इस आधार पर आलोचना भी होती है भाई कि भाई सेंटर में अलग पार्टी की सरकार है और स्टेट में अलग पार्टी की। कई बार केंद्र के ऊपर पक्षपात के आरोप भी लगते हैं, हमने देखा। दूसरी तरफ जो विधायी जो संबंध हम देख रहे हैं, तो इसमें आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 255 के बीच में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भाई विधायी जो संबंध है, जो लेजिस्लेटिव जो संबंध है, उनको हम देखते हैं 245 से लेकर 255 आर्टिकल में। इनको हम क्षेत्र और विषय के आधार पर डिवाइड करके यहाँ पे पढ़ेंगे भाई, ठीक है। इनको जो है जो विधायी रिलेशन है उनको जो हम क्षेत्र और विषय के आधार पर डिवाइड करके यहाँ पे देखेंगे। क्षेत्र के आधार पर अगर हम इनको देखें तो भाई आप सभी जानते हैं कि केंद्र का जो है संपूर्ण भारत पर जो है आपका मतलब क्या है भाई, अधिकार है। संपूर्ण भारत के क्षेत्र पर जो है मतलब ये अधिकार आता है, जबकि राज्य है उसका केवल और केवल जो है राज्य के मतलब अधिकार क्षेत्र में ही आता है। एक पर्टिकुलर राज्य के क्षेत्र में ही उसका अधिकार होता है। तो ये ऐसा आर्टिकल नंबर 245 कहता है। दूसरा यहाँ पे जो विषय है वो आर्टिकल 246 में यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई 7वीं जो अनुसूची आप सभी जानते हैं। तो हमारी जो है 3 टाइप की सूची होती है। 7वीं अनुसूची में मेंशन है 3 टाइप की सूची, जिसमें हम पढ़ते हैं संघ सूची जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, राज्य सूची जो स्टेट लिस्ट होती है, समवर्ती सूची जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। इसके अलावा जो केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिन पे भाई केंद्र है वो राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पे कानून बना सकता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 249 है, 250 है, 252 है, 253, ये ऐसे आर्टिकल हैं जिन पे
केंद्र सरकार जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 245 की बात करें, अगर इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें भाई, तो केंद्र का जो अधिकार क्षेत्र पूरे देश पे है, जबकि राज्य का जो है केवल और केवल राज्य के ऊपर होता है। तीसरा यहाँ पे जो अगर हम अधिकार क्षेत्र की बात करें तो आर्टिकल 245 है, किसकी बात करता है भाई, अधिकार क्षेत्र की बात करता है कि भाई सेंटर का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक होगा और राज्य का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक होगा। और इसके अलावा जो आपका एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ठीक है, राज्य क्षेत्रातीत है, यहाँ पे जो है अधिकार क्षेत्र क्या होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो केंद्र का पूरे देश पे, राज्य का जो है केवल और केवल जो है उसी पर्टिकुलर राज्य पे होता है। यहाँ पे बात करें कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राज्य क्षेत्रातीत मीन्स भारत का अधिकार क्षेत्र भारत से बाहर भी होता है, ठीक है, भारत का अधिकार क्षेत्र क्या होता है, भारत से बाहर, इसी को ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राज्य क्षेत्रातीत बोलते हैं हम। मीन्स भारत से बाहर अगर कोई व्यक्ति है उस पर भारत का कानून आपका लागू होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति भाई दूसरे देश में चला गया तो वहाँ पे जो है भारत का कानून उस पर लागू होता है, बस शर्त ये है कि जहाँ पर वो है मीन्स किसी भी दूसरे देश में हमारे देश का जो है कानून दूसरे देश के कानून पर इफेक्ट ना डालता हो, तब भारत का कानून आपका प्रभाव, भारत के कानून का प्रभाव उस पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राज्य क्षेत्रातीत वाला आपको समझ में आ गया अधिकार क्षेत्र। दूसरा यहाँ पे 245 की हमने बात की, जो अधिकार क्षेत्र की बात करता है। 246 ये जो आपका विषय जो आपके हैं सब्जेक्ट, किसका अधिकार किस सब्जेक्ट पर होगा, इसकी बात करता है। तो आर्टिकल 246 भाई किसका अधिकार क्षेत्र कौन से सब्जेक्ट पे कौन से विषय पे होगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा देश फेडरल सिस्टम को अपनाने वाला देश है और जिसमें 7वीं अनुसूची है, उसमें लिस्ट होती है। 3 टाइप की हमने लिस्ट पढ़ी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। आप सभी जानते हैं कि भाई हमारे मूल संविधान में इन जो यूनियन लिस्ट जो हमारी है संघ सूची, उसमें मूल संविधान में 47 सब्जेक्ट 97 विषय थे। स्टेट लिस्ट जो हमारा राज्य सूची में जो है 66 विषय हुआ करते थे हमारा जब मूल संविधान था तब। और उसके अलावा जो कॉन्करेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची है उसमें 47 जो है यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट थे। बाद में फिर जैसे 97 यूनियन लिस्ट है, इसमें 100 हुए, लेकिन प्रेजेंट में 98 विषय हैं, ठीक है, 2 इसमें घटा दिए। और स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं 61 हुए भाई, ठीक है। इसमें जो हमने 5 जो है घटाकर जो है कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए। जो स्टेट लिस्ट वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए, तो 5 घट गए, तो यहाँ पे 5 बढ़ गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे 52 हो गए। लेकिन जो प्रेजेंट की स्थिति देखें तो स्टेट लिस्ट है उसमें आपकी 2 और यहाँ पे घटे, ठीक है। तो 59 है प्रेजेंट में जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में आपके जो है 52 है, ओके। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि भाई हमारे मूल संविधान में यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे और प्रेजेंट में कितने सब्जेक्ट हैं। इसी प्रकार से सभी जो है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो 7वीं अनुसूची में विषय के साथ अगर कोई बदलाव हमें करना है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान संशोधन करना हमें पड़ता है, ठीक है। अगर हमें 7 जो शेड्यूल है हमारा उसके विषय के साथ कोई भी बदलाव करना है तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, 368 के अनुसार हम करेंगे, संविधान संशोधन अधिनियम हमें करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि जो संघ सूची में हमने 2 जो सब्जेक्ट है वो 1992, ठीक है, 92वां, और जो 92वां का जो सी जो है क्लोज, इनको हमने हटाया संघ सूची में, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि भाई 100 थे, फिर 2 घटकर ये 98 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हैं, इनको हमने हटा दिया, लेफ्ट से इनको कर दिया, ओके। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि यूनियन लिस्ट है उसमें 98 विषय प्रेजेंट में है, ठीक है, ओके। पहले 99 थी, फिर आपके क्या हुए भाई 100 हुए, ठीक है। और फिर उसके बाद में 90 आपका अभी प्रेजेंट में 2 यहाँ पे घट गए, जिसमें 92वां और 92वां का जो है सी, ये जो 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो घट गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है आप सभी जानते हैं 1976 में हुआ। तो इसमें जो राज्य सूची के जो 5 विषय थे उनको हमने किस में डाल दिया भाई, समवर्ती सूची में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से राज्य सूची के जो ऐसे 5 विषय जिनको हमने हटाकर राज्य सूची की लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में उनको डाल दिया। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो 47 मूल संविधान में थे हमारे सब्जेक्ट 5 इसमें ऐड करेंगे तो 52 यहाँ पे प्रेजेंट में हमारे हैं। लेकिन राज्य सूची जो है उसमें 5 हम घटाएंगे तो 61 यहाँ पे सब्जेक्ट आपके हो गए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि जो है अब जो राज्य सूची के जो विषय में 59 हो चुके हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट हमने घटा दिए हैं और राज्य सूची के विषय में जो है 61 से 59 हो गए हैं। 2 सब्जेक्ट जो आपका 52वां और एक 55वां जो है सब्जेक्ट, इनको हमने घटाया और आज प्रेजेंट में राज्य सूची के विषय में 59 सब्जेक्ट हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक हमने जो है GST से रिलेटेड एक संविधान संशोधन किया, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भाई किससे रिलेटेड है, GST
से रिलेटेड है, ठीक है। और इसको जो है हमने क्या किया भाई, हटाया, ठीक है, इसको हमने हटाया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो 5 सब्जेक्ट हमने समवर्ती सूची में ऐड किए, तो वो कौन कौन से जो है 5 सब्जेक्ट हमने जो स्टेट लिस्ट से निकाल कर उनको समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में हमने ऐड किए। तो ऐसे कौन से 5 विषय थे वो, तो इसमें एक जो फॉरेस्ट वाला जो आपका जो है सब्जेक्ट जो आपका 1 है, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट एजुकेशन जो है, शिक्षा से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, मापतोल मेजरमेंट से रिलेटेड जो आपका एक सब्जेक्ट है, एक आपका अधीनस्थ जो न्यायालय है, आपका सुबोर्डिनेट जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट आपकी होती है, उससे रिलेटेड आपका मामला है, और एक जो आपका परिवार नियोजन जिसको हम फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। ऐसे 5 ही सब्जेक्ट थे जिनको हमने स्टेट लिस्ट से निकाल कर किस में डाल दिए, इनको कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में डाल दिया। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो फॉरेस्ट, एजुकेशन, मेजरमेंट, अधीनस्थ न्यायालय और परिवार न्यायालय, ये सारे प्रेजेंट में अभी जो है कौन से विषय में है, ये आपके समवर्ती सूची के विषय हैं भाई, ठीक है भाई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉरेस्ट कौन से जो है आपका लिस्ट में आता है, तो समवर्ती जो है सूची में आपका ये आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हमने देखा कि जो संघ सूची में जो सब्जेक्ट हैं, इन पर जो कानून कौन बना सकती है, तो संघ सूची जो यूनियन गवर्नमेंट है उस पर कानून यूनियन गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बना सकती है। इसमें कौन से जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं संघ सूची में, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। जैसे आप सभी जानते हैं भाई, जो रेलवे जो डिपार्टमेंट है, रेलवे जो है इससे रिलेटेड जो भी कानून वगैरह बनाना होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है के अंडर में ये आपकी होती है रेलवे। जितनी भी विदेश नीति हमें फ़ॉरेन जो पॉलिसी बनानी होती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो फ़ॉरेन जो पॉलिसी, ये आपका कौन सा विषय है, संघ सूची का विषय है, ये आपका यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है भाई, ठीक है। नागरिकता का जो मामला है भाई, ठीक है, किसी भी देश की नागरिकता लेना या ख़त्म करना, भारत की नागरिकता प्राप्त करना, तो नागरिकता का जो भी मामला है वो आपका उससे रिलेटेड जो भी कानून बनाने का अधिकार किसको है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। दूसरा यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड जो हमारी डिफेंसेज हैं, ठीक है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तो ये जो इससे रिलेटेड जो भी कानून बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बनाती है। इनकम टैक्स जो है हमारा होता है आयकर जिसको हम कहते हैं, कॉरपोरेशन जो टैक्स है जिसको हम निगम जो है कर कहते हैं, इससे रिलेटेड जो मामले भी ये भी आपके जो है कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय आपके ये आएंगे। करेंसी की बात करें, जो करेंसी है भाई, मुद्रा जो है हमारी होती है, इसका भी जो है इससे रिलेटेड भी जो कानून जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सेंसस जब भी जनगणना करवानी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी। बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी जो है जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे देखेगी। टेलीकॉम जो है सेक्टर आपका है, इसके अलावा जो शेयर मार्केट है, इंश्योरेंस आपको अगर कराना है, तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। सारे जो विषय हैं, ये सब्जेक्ट हैं, वो कौन सी लिस्ट में आते हैं भाई, आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं, ठीक है। संघ जो है सूची के ये सारे विषय हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे राज्य सूची के विषय की बात करें, तो राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बनाने का अधिकार भाई किसका होता है भाई, राज्य सरकार का होता है, ठीक है। हालांकि राज्य सूची के कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, लेकिन जो राज्य सूची के विषय पर जो कानून है वो कौन बनाती है, राज्य सरकार ही बनाती है। और राज्य सूची के विषय में कौन कौन से जो है आपके सब्जेक्ट आते हैं उनको हम देख लेते हैं भाई। तो इसमें सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर की जब भी बात होगी, ठीक है, कानून व्यवस्था जो है वो आपका राज्य सरकार का जो है विषय है। लोक व्यवस्था को जो है अपनाना, उसको मेंटेन करना, ये भी राज्य सूची का विषय है। पुलिस जैसे कि आपने देखा कि राज्य सूची का विषय है, ठीक है। जो भी आपको कृषि करनी है, पशुपालन जो है, ये सारी जो है राज्य सूची के विषय हैं। मेले वगैरह जो लगते हैं, बाजार जो भी यहाँ पे लगता है, बाजार से रिलेटेड जो भी कानून वगैरह बनाना है राज्य सूची का विषय है। एल्कोहल जो वस्तुएं मीन्स शराब से रिलेटेड जो भी आपके मतलब कानून है वो भी राज्य सरकार यहाँ पे देखती है। कृषि पर जो है टैक्स लगाना, भूमि पर टैक्स लगाना, ये सारे राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं भाई। भूमि से रिलेटेड जितने भी आपके मामले हैं, लैंड से रिलेटेड, सारी राज्य सरकार जो है के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे समवर्ती सूची की बात करें, जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके विषय की बात करें, तो इसमें भाई जो कौन कौन से आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई आपका ये है और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। शिक्षा है वो कौन सी जो है सूची का विषय है, तो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। इसके अलावा जो हमारी फॉरेस्ट हैं वो भी समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के जो भी विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार भाई दोनों गवर्नमेंट को है, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट जो है दोनों को होता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों के अंडर यहाँ पे दोनों ही मिलजुल कर यहाँ पे काम करती है। शिक्षा के जो है क्षेत्र में ही सेंटर और स्टेट दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। किसी भी स्टेट में वन है, फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ तक की जो स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पे इनकी जो है पास अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो परिवार नियोजन है, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, ठीक है, मापतोल यहाँ पे हो गया, ठीक है,
तो फैमिली प्लानिंग जनसंख्या जो कंट्रोल करना है तो दोनों मिलकर करेंगे, स्टेट और जो है सेंटर। ठीक है भाई, माप तोल मेजरमेंट यहाँ पे सेंटर और आपका स्टेट दोनों का विषय है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय जो आपकी लोअर कोर्ट है, सुबॉर्डिनेट कोर्ट है, वो भी आपकी सेंटर और जो है स्टेट दोनों का विषय है। ठीक है, इसलिए समवर्ती सूची में आते हैं। आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो है ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। आईपीसी, सीआरपीसी, जितने भी मैगजीन्स हैं, किताबें हैं, अखबार हैं, सारी समवर्ती सूची के विषय भाई। बिजली आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर, हमने जो है 246 हम पढ़ रहे थे। 246 का क्लोज नंबर ए क्या कहता है? इसमें भाई 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में हमने जीएसटी से रिलेटेड किया। ठीक है, और इस पर जो कानून केंद्र व राज्य सरकार आपकी बनाती है। तो आपने देखा होगा जीएसटी है, उस पर कानून केंद्र और राज्य सरकार बनाती है। अगर जीएसटी का मामला एक से अधिक राज्यों का है तो वहाँ पे कानून संसद बनाएगी। ठीक है, वहाँ पे कानून कौन बनाती है? संसद। कोई भी जीएसटी का मामला, गुड एंड सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं भाई, इसका मामला अगर एक से ज़्यादा जो है स्टेट्स का है तो वहाँ पे संसद उससे रिलेटेड कानून बनाएगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में किया हमने। ठीक है, जो किससे रिलेटेड है भाई? गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जो कि जीएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका हो गया भाई आर्टिकल 246 का क्लोज नंबर ए है, उसमें क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, आप सभी जानते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 247। इसमें क्या है भाई? इसमें कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना जो है संसद द्वारा की जाती है। कुछ आपकी जो अतिरिक्त न्यायालय होती हैं उनकी स्थापना कौन करती है भाई? संसद करती है। ऐसा आर्टिकल 247 में, जैसे अतिरिक्त न्यायालय में जैसे सीबीआई कोर्ट है, अगर सीबीआई कोर्ट है बनाना है तो यहाँ पे संसद यहाँ के द्वारा स्थापना की जाएगी उसकी। और ये ऐसा कहना है आर्टिकल नंबर 247, कोई भी अगर अतिरिक्त न्यायालय बनानी है तो उसकी स्थापना भाई संसद करेगी। जैसे सीबीआई कोर्ट है उसकी स्थापना संसद ने की, तो यहाँ पे आर्टिकल 247 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल नंबर 248 की बात करें तो इसमें भाई आपकी जैसे हमने देखे विषय, यूनियन लिस्ट के विषय, स्टेट लिस्ट के विषय, कॉन्करेंट लिस्ट के विषय, जो इन तीनों में नहीं आते वो आपके होते हैं भाई अवशिष्ट विषय, जिसको हम रेजिड्यूरी जो है सब्जेक्ट हम बोलते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हम जिसको अवशिष्ट विषय किसे कहते हैं? वो विषय जो किसी भी लिस्ट में आपके शामिल नहीं होते, ना तो वो संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में। तो ऐसे विषयों को क्या कहा जाता है भाई? अवशिष्ट विषय कहा जाता है, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट इनको कहा जाता है। तो आर्टिकल नंबर 248 में जो है कौन से विषय की बात की गई भाई? आर्टिकल 248 में रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स की बात की गई है, अवशिष्ट विषय की बात की गई है। ठीक है, तो अवशिष्ट विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार फिर किसका होता है भाई? तो यहाँ पे संसद का होता है। ठीक है, तो जो भी अवशिष्ट विषय होते हैं उन पर कानून कौन बनाएगी? हमारी पार्लियामेंट, संसद बनाती है। जैसे अगर हम देखें साइबर क्राइम एक नया सब्जेक्ट है, अगर यह किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं है तो यह अवशिष्ट विषय आपका माना जाएगा और इस पर कानून जो है कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ठीक है, तो जो भी नया विषय होता है जो किसी भी लिस्ट में नहीं होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है किसका है? हमारी संसद को है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो साइबर क्राइम है इससे रिलेटेड जो भी कानून बनाना है तो यहाँ पे संसद इस विषय पे कानून बनाएगी। ठीक है, तो जो भी रेजिड्यूरी जो सब्जेक्ट हैं वो कौन से आर्टिकल में है? 248 आर्टिकल में आपके आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्र शक्तिशाली है, राज्य कमज़ोर है। ठीक है, आर्टिकल 249 पे। तो यहाँ पे आर्टिकल जो है कहाँ पे जो है केंद्र जो मजबूत होती है और राज्य कमज़ोर होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखे, अगर हम आर्टिकल 249 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर राज्यसभा विशेष बहुमत के साथ सिफारिश करती है तब संसद राज्य सूची के विषय पे जो है वो कानून बना सकती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंटर मजबूत होगी ना भाई, कहाँ पे सेंटर मजबूत होती है और स्टेट है वो कमज़ोर पड़ जाती है। आप सभी जानते हैं कि भाई राज्य सूची के विषय पे राज्य सरकार ही जो है कानून बना सकती है, लेकिन आर्टिकल 249 ये कहता है कि अगर राज्यसभा विशेष बहुमत के साथ सिफारिश करती है, ठीक है, तो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो संसद वो क्या कर सकती है? राज्य सूची के विषय पर भी जो है कानून बना सकती है अगर राज्यसभा अपनी सिफारिश जो है स्पेशल मेजोरिटी से दे। ठीक है, तो संसद यहाँ पे कर सकती है ऐसा। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 250 एंड 251 ये क्या है भाई? इसमें नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल जो है की बात की गई है। जब भी आपातकाल लगता है तो आपातकाल के दौरान केंद्र राज्यों के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, आपने देखा कि भाई जब भी इमरजेंसी लगेगी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में जो केंद्र सरकार के पास पावर ज़्यादा हो जाती है और जो राज्य सरकार है उसकी विषय पे कानून वो बना सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होने के बाद फिर क्या होता है कि विधानमंडल से पास कराने की ज़रूरत नहीं होती, यह कानून 6 महीने बाद अपने आप समाप्त हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आर्टिकल 250 एंड 51 के अकॉर्डिंग भाई जो नेशनल जब इमरजेंसी लगती है तो उस मामले में जो आपकी राज्य सरकार के विषय होते हैं उन पे कानून जो यहाँ पे केंद्र सरकार जो है बना सकती है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। और इसमें जो कानून है वो आपका 250 के अकॉर्डिंग बना सकती है, लेकिन 251 के अकॉर्डिंग जो है भाई ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाते हैं 6 महीने के बाद। तो यहाँ पे हम आर्टिकल 251 के तहत भाई जो नेशनल इमरजेंसी में जो भी कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है राज्य के विषयों पर, तो उनको ये मतलब 6 महीने में अपने आप ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा आर्टिकल नंबर 251 में दिया गया है। आर्टिकल 252 क्या है, ये क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक राज्य अगर सहमत है कि भाई हमारी राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाए, तब केंद्र सरकार राज्यों के हितों के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 252 में अगर कोई भी भाई 2 या 2 से अधिक राज्य आपके सहमत है भाई हमारी जो है राज्य सूची के विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए, तो यहाँ पे केंद्र जो है यहाँ पे बना सकती है। आर्टिकल 253 में क्या है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मामले का विषय है और वो राज्य सूची में आपका आ रहा है, तब भी सेंटर स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बना सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन जो है आपका पॉलिसी है, विदेश नीति के मामले पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, ठीक है। अगला जो आर्टिकल 254 है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें संसद द्वारा बनाई गई कानून और राज्य विधानमंडल में बनाए गए कानून के बीच अगर कोई कन्फ्लिक्शन हो जाए, कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो यहाँ पे संसद कानून बनाएगी, ठीक है। तो संसद की जो यहाँ पे मानी जाएगी, अगर कोई भी संसद के द्वारा बनाई गई कानून और राज्य विधानमंडल में बनाए गए कानून के बीच में कन्फ्लिक्शन हो जाए, तो भाई किसकी मानी जाएगी, तो यहाँ पे संसद वाले कानून को माना जाएगा। अगला जो हम पढ़ेंगे, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो प्रशासनिक संबंध है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आपके आते हैं आर्टिकल 256 से लेकर 263। तो 256 से लेकर 263 के बीच में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन, कौन से रिलेशन आते हैं भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आपके आते हैं, ठीक है। जो प्रशासनिक संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रशासनिक संबंध में भी हम जो है अधिकार क्षेत्र और विषय वस्तु, ठीक है भाई, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो जैसा कि आर्टिकल 256 है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रशासनिक जो संबंध है इसमें 256 और 257 इसमें संघ के जो निर्देश आते हैं, डायरेक्शन बाय यूनियन आता है। दूसरा आर्टिकल 258 में संघ और एवं राज्य के मध्य सहकारिता आता है। तीसरा आपका 262 और 63 में संघ और राज्य के मध्य विवाद और समाधान आते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रशासनिक जो मामले हैं राज्य सरकार और जो आपके केंद्र सरकार के बीच में, तो सबसे पहला हम संघ जो है के निर्देश की बात करेंगे। तो संघ के निर्देश में जैसे आपका आर्टिकल नंबर 256 और 257 आपके आते हैं। तो इसमें जैसे कि भाई रेलवे, बैंकिंग, जो भी संचार सेवा है, इन पर अधिकार संघ सरकार का होता है। आप सभी जानते हैं कि भाई रेलवे पे अधिकार किसका होता है, संघ सरकार का होता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर आपका जो है, टेलीकॉम सेक्टर है, इन पर जो किसका अधिकार होता है, संघ सरकार का होता है। रेलवे पूरे देश में आपकी फैली हुई है, लेकिन संघ सरकार अपना आदेश जारी करती है, ठीक है। तो संघ सरकार ही आदेश जारी करती है, तो इसलिए इसको जो है संघ के निर्देश कहा जाता है भाई। देन स्टेट उसी हिसाब से जो है काम करती है। तो संघ सरकार अपना आदेश जारी करती है, अपने निर्देश जारी करती है, और उसी हिसाब से जो है स्टेट को भी काम करना पड़ता है, उसी आदेश निर्देश के हिसाब से। ऐसा आर्टिकल 256 257 में आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है भाई। ये बात ही। जैसे बैंकिंग क्षेत्र है तो सेंटर का है, पूरा देश में जो है फैला हुआ है। संचार जो सेवा पूरे देश में फैली है। तो ये जो तीनों ऐसे सेक्टर हैं, तो सेंटर के अंडर में ये आपके काम करती हैं, बट राज्य में काम करती हैं। संघ के निर्देश में ये कार्य करती है, राज्य इनमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य है इन मामलों पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये सारे जो संघ सरकार के अधीन आपके ये क्षेत्र आते हैं, बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, ये सारे। तो हमने ये देखा। दूसरा यहाँ पे संघ एवं राज्य के मध्य जो सहकारिता की बात करें, कॉरपोरेशन की बात करें, तो संघ और राज्य के बीच में जो सहकारिता जो है, ये आपका इससे रिलेटेड आर्टिकल 258 का क्लोज नंबर ए दिया गया है। इसमें आर्टिकल 258 में क्या है, यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट से जो है सहयोग लेता है। सेंटर है वो किससे सहयोग लेता है, स्टेट से लेता है। और 258 का क्लोज ए है, इसमें राज्य सेंटर से सहयोग लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन दिए गए हैं, इन रिलेशंस को हम पढ़ रहे हैं भाई। सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है किस प्रकार से है, तो यहाँ पे हमने देखा कि
कॉरपोरेशन जो रिलेशन भी आपके यहाँ पे होते हैं, जिसमें आर्टिकल 258 के तहत सेंटर जो है स्टेट से सहयोग लेता है और 258 का ए जो है उसके तहत राज्य है सेंटर से सहयोग लेता है। तो संघ और जो राज्य के मध्य जो विवाद आपके उत्पन्न हो जाए, कोई भी कॉन्फ्लिक्शन हो जाए, तो उसका समाधान से रिलेटेड आपके ये आर्टिकल 262 और जो है 263 के बीच में ये दिए गए हैं। सेंटर और जो स्टेट के मध्य जो भी कॉन्फ्लिक्शन, कोई भी विवाद हो जाए तो किस प्रकार से यहाँ पे समाधान होगा उस चीज़ का, तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 262 और 263 में दे रखी है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें आर्टिकल नंबर 262 आपका, इसमें अंतर्राज्यीय जो जैसे कई जो है अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित आपका ये है, ठीक है। तो जल नदी विवाद आपका हो जाता है कई बार सेंटर और स्टेट के बीच में। तो अगर अंतर्राज्यीय जल नदी विवाद है तो उसके लिए कानून आपकी कौन बनाएगा भाई, संसद बनाती है, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय जल नदी विवाद अगर आपका हो जाता है तो भाई कानून उस मामले पर कौन बनाती है, संसद बनाती है। दूसरा यहाँ पे आर्टिकल 263 में देखिए, इसमें इंटर स्टेट जो है काउंसिल की बात की गई है, अंतर्राज्यीय परिषद की बात की गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई आर्टिकल 263 किससे रिलेटेड, भाई अंतर्राज्यीय परिषद इसमें इसकी बात की गई है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्शन हो जाए, जो भी विवाद हो जाए, उसको दूर करने के लिए रीजनल काउंसिल्स, जिसको हम क्षेत्रीय परिषद कहते हैं, वो होती हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी आपके मामले हैं, ठीक है, उनको जो भी विवाद हैं उनको दूर करने के लिए रीजनल काउंसिल्स बनाई जाती हैं, क्षेत्रीय परिषद होती है। केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों को दूर करने के लिए दो संस्थाएं होती हैं, एक आपकी होती है अंतर्राज्यीय परिषद, दूसरी होती है क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद का क्या काम है भाई, ये दोनों ही केंद्र और राज्य के बीच में जो भी विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर्राज्यीय जो परिषद है ये आपकी एक संवैधानिक संस्था है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी। दूसरा यहाँ पे जो क्षेत्रीय परिषद है वो आपका संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि क्या है, वैधानिक संस्था है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें कि इसमें जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसमें बड़े मामले आपके लिए जाते हैं, जैसे दो राज्यों के बीच में ज़मीन को लेकर अगर कोई मामला हो जाता है तो एक आपका बड़ा मामला है। तो जब भी जो यहाँ पे जो बड़े मामले इसमें जो लिए जाते हैं, जो भी बड़े मामले होते हैं उनको कौन देखती है भाई, अंतर्राज्यीय परिषद देखती है। जबकि जो छोटे मामले होते हैं, जैसे छोटे मामले जैसे यूपी की किसी भी बस को दिल्ली ने एंट्री करने से मना कर दी, ठीक है, दिल्ली सरकार ने एंट्री देने से मना कर दी, तो एक प्रकार का छोटा मामला है, तो इसको देखते हैं क्षेत्रीय परिषद है, इन छोटे छोटे मामलों को देखती है। दूसरा यहाँ पे अंतर्राज्यीय जो परिषद है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को दूर करती है। सेम यहाँ पे जो क्षेत्रीय परिषद है वो भी केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों को दूर करती है। तो ये जो है आपकी क्षेत्रीय परिषद छोटे मामलों को देखती है, बड़े मामलों को अंतर्राज्यीय परिषद देखती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जो सेटअप बाय जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इसके सेटअप जो है कब किया गया, इसका गठन किया गया 1990 में, ठीक है। किसके द्वारा, यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया और सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर इसका जो है गठन किया गया। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में प्रेसिडेंट जो है के द्वारा किया गया सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर। और जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है उसका हेड कौन होता है, पीएम होते हैं, ठीक है। और इसमें जो सदस्य होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के, जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो कौन होते हैं भाई, जितने भी स्टेट हैं उनके सीएम होते हैं और जितने भी यूटीज़ हैं वहाँ पे जो होते हैं, ठीक है, वहाँ के जो हेड आपका यहाँ पे सीएम वहाँ पे होते हैं। जैसे दिल्ली है आपका, वहाँ पे सीएम है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी स्टेट और यूटी है जहाँ पे ये सीएम होते हैं वो सारे क्या बनते हैं, इसके मेंबर बनते हैं। हेड इसका पीएम होता है, प्रधानमंत्री। दूसरी बात करें यहाँ पे जो रीजनल काउंसिल्स की बात करें तो 6 रीजनल काउंसिल्स हमारी होती हैं और 6 की 6 रीजनल काउंसिल जो है ये आपकी कहाँ पे है भाई, एक तो आपकी ईस्ट में पड़ती है, दूसरा इसका अपोजिट वेस्ट में, नॉर्थ में पड़ती है, साउथ में पड़ती है, एक यहाँ पे सेंटर में होती है और एक आपकी नॉर्थ ईस्ट में। तो इस प्रकार से हमारी जो है कुल मिलाकर 6 रीजनल जो है काउंसिल्स यहाँ पे होती है, ठीक है, पूरे देश में। और इसमें 6 रीजनल काउंसिल्स हमने देखा, ठीक है। तो इसमें जो आपकी 5 रीजनल काउंसिल्स हैं जो कि जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आपका है 1956 के तहत, ये जो आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंटर वाली जो आपकी 6 ये जो 5 रीजनल काउंसिल्स आपकी ये बनी। जबकि 1972 में जो है नॉर्थ ईस्ट वाली जो है रीजनल काउंसिल को बनाया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो आपकी रीजनल काउंसिल है उसका हेड कौन होता है। तो रीजनल जो काउंसिल होती है, जो हमने ये क्षेत्रीय परिषद देखी, ठीक है, 6 क्षेत्रीय परिषद होती है। तो इन जो 6 क्षेत्रीय परिषद का हेड कौन बनेगा,
तो हेड बना दिया जाता है भाई गृह मंत्री। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हमारे अमित शाह है, तो गृह मंत्री जो है हेड होता है इन सभी रीजनल काउंसिल्स का। और रीजनल काउंसिल में राज्य आते हैं, उनके सीएम जो होते हैं वो रीजनल काउंसिल के सदस्य होते हैं। तो सदस्य कौन होते हैं रीजनल काउंसिल के? भाई सीएम होते हैं। ठीक है, सभी स्टेट्स के, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है, अंतर्राज्य जो परिषद होती है, उसका हेड कौन बनाया जाता है? प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। और जो अंतर्राज्य परिषद होता है, इसके जो मेंबर्स कौन होते हैं भाई? जितने भी स्टेट और यूटी हैं उसके सीएम होते हैं, वो सारे इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, तो जिन यूटी में सीएम नहीं होते तो वहाँ पे कौन होगा? तो जहाँ पे सीएम नहीं होगा, जिन यूटी यहाँ पे यूनियन टेरिटोरी संघ शासित जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सीएम नहीं होता, वहाँ पे होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ पे प्रशासक होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 258 की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है भाई? आर्टिकल 258 में संघ सरकार कुछ मामलों पर अपना काम करवाने के लिए राज्य सरकार को शक्ति सौंप सकती है, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति पर। ठीक है, तो आर्टिकल 258 में ये दिया गया है कि भाई राज्य सरकार की अनुमति पर संघ सरकार है, अगर उनको कुछ मामलों पर अपना काम करवाना है तो राज्य सरकार को शक्ति जो है पावर सौंप सकती है आर्टिकल 258 के तहत। आर्टिकल 258 का क्लोज ए है, इसमें क्या है? इसमें राज्य सरकार संघ सरकार की अनुमति पर अपना काम करवा सकती है। ठीक है, तो इसमें एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे दिए गए हैं। तो राज्य सरकार संघ सरकार की जो है अगर यहाँ पे अनुमति मिले तो अपना काम करवा सकती है राज्य सरकार का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो तीसरा हमने यहाँ पे देखेंगे कि जो वित्तीय संबंध क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में कौन कौन से फाइनेंशियल जो आपके रिलेशन है उनको हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक आता है आपका आय के स्रोत एवं वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, दूसरा यहाँ पे सहायता और अनुदान आता है, एड एंड जो है ग्रांट इसको बोलते हैं। तीसरा उधार लेना, ठीक है, बोरो। और चौथा यहाँ पे लेखा परीक्षक जिसको ऑडिट बोलेंगे। और पांचवा यहाँ पे नियोजन जिसको हम प्लानिंग बोलेंगे। तो ये सारे जो है नियोजन से रिलेटेड, लेखा परीक्षक से रिलेटेड, उधार जो है से रिलेटेड, और जो भी अनुदान होते हैं उनसे रिलेटेड, और यहाँ पे आय के स्रोत और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोर्सेज ऑफ इनकम, इनसे रिलेटेड जो भी केंद्र और राज्य के बीच में जो भी रिलेशन होते हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भाई सबसे पहला वाला जो आय के स्रोत और जो वितरण की बात करें तो जो आप सभी जानते हैं कि जो आय का जो सोर्स है, इनकम टैक्स जो है के द्वारा यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है जो भी रेवेन्यू है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आयकर जो होता है, जो इनकम जो है, टैक्स होता है, आयकर पर कानून जो है कौन बनाती है भाई? सबसे पहली बात यही आती है। तो आयकर पर कानून बनाती है संसद। ठीक है, तो पार्लियामेंट हमारी आयकर पर कानून बनाती है, बट इनकम टैक्स जो है का कलेक्शन राज्य सरकार करती है और ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी इनकम टैक्स है उसका जो है कलेक्शन, इनकम टैक्स जो है का कलेक्शन कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। और ये जो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। कई ऐसे टैक्स होते हैं जहाँ पे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट उनका कलेक्शन करती है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पैसा दे देती है। ठीक है, तो कई ऐसे टैक्स हैं जिसमें क्या होता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को जो है मतलब पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा टैक्सेस के माध्यम से, और वो सारा जो है पैसा सेंटर को देना पड़ेगा। कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जहाँ पर सेंटर जो है कानून बनाती है, ठीक है, और राज्य सरकार कलेक्शन करती है, लेकिन राज्य सरकार ये सारा पैसा अपने पास ही रख लेती है। कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जहाँ पे राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार ही कलेक्शन करती है और राज्य सरकार ही वो सारा पैसा अपने पास रख लेती है। तो ये सारे जो है आपके जो है टैक्सेस हैं बहुत सारे। जबकि इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स का कलेक्शन कौन करती है भाई? राज्य सरकारें करती है, और ये सारा पैसा राज्य सरकारें किसको देती हैं भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आय का जो है सोर्स और जो आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे ये बनता है, किस प्रकार से जो है यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। दूसरा यहाँ पे बात करें कि जो, तो ये एक रिलेशन हमने देखा। दूसरा रिलेशन यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में सहायता और अनुदान, एड एंड जो है ग्रांट की बात की गई है। आप सभी जानते हैं कि जो वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में एक संवैधानिक बॉडी है, यह कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में करों के बंटवारे से संबंधित सिफारिश करना। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों के बंटवारों से संबंधित सिफारिश यहाँ पे ये करना, इसका जो काम है तो वित्त आयोग का। ठीक है, तो आर्टिकल 280 में जो है आपका ये एक संवैधानिक जो है संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वित्त आयोग फाइनेंस जो आपका कमीशन होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि केंद्र जो है राज्य को कितना पैसा दे, इसकी रिकमेंडेशन वित्त आयोग करता है। ये आपका ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, तो केंद्र है वो राज्य को कितना पैसा दे, राज्य सरकारें हैं उनको कितना पैसा दे, इसकी जो रिकमेंडेशन, इसकी सिफारिश कौन करता है भाई? वित्त आयोग करता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि 14वां वित्त आयोग है, उसमें कहा गया
कि टोटल 100 रुपये अगर आया है तो 100 रुपये में से 58% केंद्र सरकार रखे और 42% है वो राज्य सरकारें रखें। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये होता है। तो साथ में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सहायता भी जो यहाँ पे करती है अपने विवेक के आधार पर। तो केंद्र सरकार जो है अपने विवेक के आधार पर राज्य सरकारों की सहायता भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा तो कहीं ना कहीं वित्त के मामले पर राज्य की निर्भरता सेंटर के जो है गवर्नमेंट के ऊपर होती है। तो जब भी वित्त का जो है मामला आएगा तो उस पर जो है राज्य गवर्नमेंट किसके ऊपर डिपेंड होता है, राज्य गवर्नमेंट जो है को डिपेंड होना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा यहाँ पे जो हम सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो रिलेशन हम पढ़ रहे थे, वित्तीय जो रिलेशन जिसमें उधार लेना, ठीक है। तो उधार हम किससे लेंगे, जैसे भाई कोई भी जो है विदेशी बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से जैसे उधार हमें लेना हो तो संसद ही इसके लिए कानून बनाएगी। तो जैसे वर्ल्ड बैंक से उधार लेना है तो कौन कानून बनाएगी, यहाँ पे संसद बनाएगी। और अगर कोई राज्य सरकार किसी देश से उधार लेती है तो वह संसद के बनाए हुए कानून के अकॉर्डिंग ही उधार ले सकती है, ठीक है। तो संसद के बनाए हुए कानून के अकॉर्डिंग ही उधार ले सकती है कोई भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा यहाँ पे जो पॉइंट की बात करें कि लेखा परीक्षक जिसमें ऑडिट है, तो इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि कैग बॉडी, आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है कैग, और ये जो कैग है सेंटर में भी काम करती है स्टेट में भी काम करती है भाई। तो सेंटर में क्या करती है काम, तो सेंटर में क्या काम होता है कैग का, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जो है जनरल जो आपकी ये बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सेंटर के लिए करती है ऑडिट का काम। तो सेंटर के लिए ऑडिट का काम कौन देखती है भाई, कैग देखती है। लेकिन सेंटर के लिए अकाउंट का काम कौन देखती है भाई, एक CGA जो है आपकी बॉडी होती है। कैग अलग होता है और CGA आपका अलग होता है, ठीक है। तो कंट्रोलर जनरल यहाँ पे ये होता है अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यहाँ पे होता है CGA, और CA जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ओके। तो ऑडिट का काम कौन करती है यहाँ पे सेंटर के लिए भाई, ये आपकी कैग करती है। जबकि यहाँ पे अकाउंट्स का जो काम कौन करती है भाई सेंटर के लिए, यहाँ पे CGA करती है। लेकिन स्टेट की बात करें तो स्टेट में जो ऑडिट का काम कौन करती है, स्टेट में ऑडिट का काम जो है कैग करती है। स्टेट में जो अकाउंट्स का काम कौन देखती है, स्टेट में अकाउंट का काम भी कैग ही देखती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये जो है चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई। तो हमने देखा कि जो कैग है जिसको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, एक सेंट्रल बॉडी है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ऑडिटिंग करना होता है भाई। सरकार के पास जो है जब सरकारें आपकी पैसा खर्च कर देती है तो उन खर्चों की जो है जांच करने का काम होता है इसका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। तो कैग है वो सेंटर में ऑडिटिंग का काम करती है, बट अकाउंट का काम जो है यहाँ पे नहीं करती है, ठीक है। तो अकाउंट का काम सेंटर में फिर कौन करेगा, CGA करेगा। CGA को कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं भाई, ठीक है। और ये आपका वित्त मंत्रालय के अधीन आपका होता है CGA। नेक्स्ट यहाँ पे भाई जो नियोजन आपका जो है, एक आपका नियोजन जो रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल जो रिलेशन हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में, जिसमें एक आपका नियोजन है प्लानिंग की बात करें तो इसमें भूमिका नीति आयोग की होती है, ठीक है। तो जो नियोजन जो है उसकी भूमिका किसकी होती है, नीति आयोग की। पहले योजना आयोग होता था, ये नीति आयोग कब बना भाई, 1 जनवरी 2015 को बना, और इसने विकेंद्रीकृत नियोजन पर यहाँ पे फोकस किया। तो नीति आयोग है किसके ऊपर फोकस करता है भाई, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग, मीन्स यहाँ पे विकेंद्रीकृत नियोजन पर जो है यहाँ पे फोकस करता है। निचले स्तर पर जो है क्या प्लानिंग हो इस पर ये फोकस करता है। तो हमने देखा कि जो DPC जो होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, MPC होता है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ये लोकल गवर्नमेंट में आपकी होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वित्त आयोग जो आपका जो आर्टिकल 280 में है, तो यूटीज़ और जो संघ शासित जो प्रदेश है, भाग नंबर जो है कौन से इसमें आती है भाई, 8 में आते हैं संघ शासित प्रदेश आपके, भाग नंबर 8 में, और आर्टिकल इसमें 239 से लेकर 241 तक ये आते हैं, ठीक है। तो भाग नंबर 8 है, उसमें क्या है, जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं, जो हमारी यूनियन टेरिटोरीज आती है, और इसमें यूनियन टेरिटोरी के लिए आर्टिकल भाई 239 से लेकर 241 तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने यूटी हैं बात करें तो हमारी टोटल यहाँ पे 8 जो है संघ शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से संघ शासित प्रदेश हैं, प्रेजेंट में यहाँ पे दिल्ली है, पांडिचेरी है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर है। तो ये आपका जो है इन जो तीनों में क्या है भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पे मंत्री परिषद आपकी होती है, CM यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो CM यहाँ पे बनता है इन तीनों में, दिल्ली में, पांडिचेरी में और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जबकि दादरा नगर हवेली और दमन और दीप एक जो है इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था भाई
ठीक है, ये आपकी एक यूनियन टेरिटोरी है। इसके अलावा जो आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख, ये जो है कुल मिलाकर हमारी प्रेजेंट में 8 यूटीज़ हैं। ठीक है, तो हमने देखा तो 8 यूटी से जो रिलेटेड जो आर्टिकल 239, 40 और 41 है, इन सभी आर्टिकल को हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो 239 आर्टिकल भाई किससे रिलेटेड है? आपका यूटी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज़ मीन्स संघ शासित प्रदेश का प्रशासन जो है वो किस प्रकार से होगा वो दिया गया है। तो यहाँ पे जो यूटी है, यूनियन टेरिटोरी, संघ शासित जो प्रदेश है, उसका जो हेड कौन होता है भाई? सभी जानते हैं हेड इसका जो है प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो यूटी का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो यूटीज़ में राष्ट्रपति किसके माध्यम से शासन चलाता है? तो जो यूनियन टेरिटोरी है, संघ शासित प्रदेश में राष्ट्रपति किसके माध्यम से शासन चलाता है? तो यहाँ पे शासन चलाता है वो उपराज्यपाल के माध्यम से, या फिर जो है प्रशासक के माध्यम से, या फिर मुख्य आयुक्त के जो है माध्यम से। तो आप सभी जानते हैं उपराज्यपाल जो है जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, प्रशासक जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर इसको बोला जाता है, मुख्य आयुक्त जिसको हम चीफ कमिश्नर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके माध्यम से यूटी में काम करवाता है हमारे प्रेसिडेंट, खुद नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हालांकि खुद जो है यूटी का हेड होता है, लेकिन इसके पास काफ़ी काम होते हैं, इसलिए जो है इनके माध्यम से ये काम करवाता है। उपराज्यपाल, प्रशासक या मुख्य आयुक्त यहाँ पे यूटी में होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो उपराज्यपाल है वो कहाँ पे काम करता है? तो उपराज्यपाल जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? उपराज्यपाल को क्या बोलेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ पे हमारी कुल मिलाकर 5 उपराज्यपाल, जो कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली हो गया, यहाँ पे लद्दाख हो गया, पांडिचेरी हो गया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये 5 हमारी ऐसी यूटी हैं जहाँ पे 5 उपराज्यपाल हैं। उपराज्यपाल यहाँ पे होते हैं, प्रशासक या मुख्य आयुक्त यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में आपका उपराज्यपाल है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है, पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जबकि यहाँ पे प्रशासक कहाँ पे होते हैं? दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप, ये 2 ऐसे हैं जहाँ पे क्या होते हैं भाई? प्रशासक। 7 हो गए। एक जो हमारा मुख्य आयुक्त जो होता है वो कहाँ पे होता है भाई? चंडीगढ़ में। तो मुख्य आयुक्त जो है कहाँ पे होता है भाई? जिसको हम चीफ कमिश्नर बोलते हैं, तो ये हमारा चंडीगढ़ में होता है। ठीक है, तो इनके माध्यम से काम करवाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, यूटी का हेड होता है। तो हमने देखा कि जो उपराज्यपाल, प्रशासक और मुख्य आयुक्त हैं, ये यूटी के जो यूनियन टेरिटोरीज़ हैं कि संविधानिक हेड नहीं होते। यूटी का जो है हेड कौन होता है भाई? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, बट उपराज्यपाल, प्रशासक और जो मुख्य आयुक्त होते हैं उसी प्रकार से काम करते हैं जैसे स्टेट में आपका राज्यपाल काम करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्टेट में जिस प्रकार से राज्यपाल, गवर्नर की भूमिका होते हैं, इन द सेम वे उपराज्यपाल, प्रशासक और मुख्य आयुक्त की भूमिका भाई यूटीज़ में होती है। लेकिन इनको किसी यूटी का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं माना जाता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं होते भाई ये। ठीक है, राज्यपाल को किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। हालांकि जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर है, ठीक है, तो गवर्नर जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख हम इसको मान सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे उपराज्यपाल और ये आपके यूनियन टेरिटोरी के जो भी आपके ये यहाँ पे होते हैं उपराज्यपाल, प्रशासक और मुख्य आयुक्त, तो ये आपके हेड नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यहाँ पे नहीं होते हैं। तो हमने देखा तीनों का जो पद है राज्यपाल से छोटा होता है, तो गवर्नर से ये जो है छोटे होते हैं, इसलिए तो उसको लेफ्टिनेंट जो गवर्नर बोला जाता है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आपका ये हो गया 5 जो है यूटीज़ में। एक में आपका जो हो जाएगा आयुक्त। ठीक है, मुख्य आयुक्त। तो यहाँ पे जो यूटीज़ का हेड है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास इतना टाइम नहीं होता, राष्ट्रपति हर जगह नहीं बैठ सकता, इसी वजह से राष्ट्रपति उपराज्यपाल, प्रशासक और मुख्य आयुक्त को यूटी का कार्यभार सौंपता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो उपराज्यपाल, प्रशासक और मुख्य आयुक्त ये तीनों है किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट भाई चीज़ है आपकी एग्जाम के लायक। तो यहाँ पे यहाँ पे उपराज्यपाल, प्रशासक और मुख्य आयुक्त है, ये इसकी अपॉइंटमेंट करता है भाई प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको रिमूव भी कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट। लेकिन जब भी इनको हटाने की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइस लेते हैं। अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइस ली जा रही है इनको हटाने में, तो इस प्रकार से ये प्रेसिडेंट के प्लेजर में ही काम करते हैं, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। कौन? उपराज्यपाल, प्रशासक और मुख्य आयुक्त। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के प्लेजर में आपके ये काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 जो है, इसके थ्रू एक नया आर्टिकल हमने जोड़ा और उसका नाम है 239 का क्लोज है। इसमें संसद जो है द्वारा कुछ आपके यूटी हैं या फिर यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली या मंत्रिपरिषद या दोनों जो है उनका सर्जन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई 14वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1962, इसके थ्रू एक नया आर्टिकल 239 हमने का क्लोज है जोड़ा, जिसमें संसद है यहाँ पे क्या कर सकती है? कुछ यूटी या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है
या मंत्री परिषद या दोनों जो है मंत्री परिषद या दोनों का सर्जन यहाँ पे किया जा सकता है। तो आर्टिकल 239 का क्लोज ए में हमने क्या देखा, इसके तहत भाई जो पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली और मंत्री परिषद का सर्जन कर दिया गया, ठीक है, किसके द्वारा भाई, संसद के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई ये, संसद के द्वारा क्या किया गया, आर्टिकल 239 का क्लोज ए के तहत पांडिचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली और यहाँ पे मंत्री परिषद का जो है सर्जन किया गया। दिल्ली में मंत्री परिषद का, यहाँ पे जो दिल्ली है, ठीक है, जो पांडिचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी होगी, दिल्ली में जो है आपका मंत्री परिषद कह दो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कह दो, ठीक है, तो संविधान संशोधन करके जो है यहाँ पर बनी थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 239 का डबल ए, तो 239 का डबल ए और 239 का ए बी, तो दोनों का संबंध है वो दिल्ली से है भाई, ठीक है। तो 239 का डबल ए और 239 का ए बी जो क्लोज, इन दोनों का रिलेशन किससे है भाई, दिल्ली से है। इसमें भाई 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के थ्रू ये आपके 2 आर्टिकल हैं वो दिल्ली के लिए लाए गए थे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि 239 का डबल ए और ए बी में क्या है, तो ये इसके लिए 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में किया और दोनों को यहाँ पे हमने दिल्ली के लिए जो है आर्टिकल जोड़े, ठीक है, दिल्ली से रिलेटेड है। तो 239 का डबल ए का क्लोज में क्या दिया गया है, स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए जो है स्पेशल प्रोविजंस जो है यहाँ पे किए गए, स्पेशल प्रबंध जो है उपबंध किए गए। तो दिल्ली की इसमें कहा गया कि भाई दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है में 70 MLA होंगे, ठीक है। तो दिल्ली है उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने MLA होंगे, 70 होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मंत्रियों की संख्या 10% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। मीन्स यहाँ पर अगर हम 10% मीन्स यहाँ पे जो भी मंत्री बनेंगे, ठीक है, तो दिल्ली की जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें जो मंत्री बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है टोटल सीट है, टोटल MLA, इन सीट का 10% ही हम लेंगे, ऐसा यहाँ पे प्रोविज़न किया गया, ठीक है। तो 10% के हिसाब से तो केवल 7 ही हुए, तो 7 से ज़्यादा यहाँ पे दिल्ली में मंत्री यहाँ पे नहीं हो सकते। तो दिल्ली में CM के साथ जो है 7 से ज़्यादा यहाँ पे मंत्री नहीं हो सकते, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो दिल्ली है उसका एक भाई उपराज्यपाल होगा, इसमें ये भी कहा गया दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, तो दिल्ली का जो है क्या होगा, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, दिल्ली का उपराज्यपाल आपका यहाँ पे होगा। और जिसको अपॉइंट कौन करेगा भाई, प्रेसिडेंट करेगा। दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स यहाँ पे मंत्री परिषद होगी, मीन्स वहाँ पे CM भी होगा, ठीक है। तो दिल्ली के लिए ये यहाँ पे उपबंध किए गए भाई आर्टिकल 200 और यहाँ पे 39 का जो है डबल ए में ये स्पेशल प्रोविज़न जो है सिर्फ दिल्ली के लिए किए गए। दिल्ली में उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा क्योंकि दिल्ली आपकी UT भी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिल्ली में विधानसभा भी होगी और वहाँ पे मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का हेड भाई यहाँ पे CM होगा। CM जो है उसको अपॉइंट कौन करेगा, CM को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो भी अदर मिनिस्टर्स हैं दिल्ली के उनको भी अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन CM की एडवाइस पे वो करेगा। तो ये सारे प्रोविज़न किए गए दिल्ली के लिए। हालांकि ये सब अपना रिजाइन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है देंगे, लेकिन जब भी रिजाइन जो है देने की बात आती है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इनकी जो है कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है दिल्ली के CM की, इनके जो मंत्रियों की। लेकिन अपना जब ये रिजाइन देंगे तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल को भाई देंगे, ठीक है। तो इनको जो ओथ कौन दिलाता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही दिलाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दिल्ली के जो भी आपके CM हैं या फिर जो भी मंत्री है उनको रिजाइन कौन दिलवाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। उनको ओथ कौन दिलवाता है, शपथ कौन दिलवाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल यहाँ पे दिलाता है। और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनकी नियुक्ति करता है भाई CM और मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं आर्टिकल 239 का जो है AB, इसमें क्या दिया गया है, तो ये भी आपका दिल्ली के लिए है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम मीन्स संविधान जो आपका संवैधानिक तंत्र का विफल होने पर उपराज्यपाल के प्रतिवेदन पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। तो ऐसा इसमें कहा गया है कि भाई जब भी आपका संवैधानिक तंत्र जो है वहाँ पे विफल हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है सिस्टम वहाँ पे अगर फेल हो जाएगा दिल्ली में, तो जब भी जो है दिल्ली में संवैधानिक तंत्र का विफल होगा तो उसमें जो उपराज्यपाल के प्रतिवेदन पर, ठीक है, तो उपराज्यपाल के प्रतिवेदन पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगा सकता है, ठीक है। तो किसका प्रतिवेदन की यहाँ पे ज़रूरत होती है, उपराज्यपाल के प्रतिवेदन की ज़रूरत होती है और राष्ट्रपति शासन जो है यहाँ पे राष्ट्रपति लगाएगा। आपने देखा कि भाई बालकृष्णन समिति जो कि 1989 में बनी, इसने रिकमेंडेशन दी कि भाई दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली और मंत्री परिषद आपकी होनी चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कमेटी आपको ध्यान में रखनी है। 1989 में बालकृष्णन जो है समिति बनी और इसने अपनी सिफारिश दी कि भाई दिल्ली में विधानसभा और मंत्री परिषद आपकी होनी चाहिए।
दिल्ली है यूटी बनी, उसका एक बहुत बड़ा जो है कारण आपका क्या है, क्या पॉलिटिकल रीजन है कि दिल्ली है उसको यूटी बनना पड़ा, यूनियन टेरिटोरी, संघ शासित जो है क्षेत्र यहाँ पे बनना पड़ा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले भाई दिल्ली है उसमें सीएम आपका नहीं होता था, ठीक है, लेकिन सीएम तब आया जब जो है एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटोरी एक्ट आपका आया। तो जब आपका एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटोरी एक्ट आपका आया तो हमारे संविधान में 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 करके 2 आर्टिकल जोड़े गए। तो दिल्ली के जो है आपके 239 का AA और 239 का AB, ठीक है। तो इसके लिए हमने 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किया और 2 आर्टिकल दिल्ली के लिए यहाँ पे जोड़े गए। दिल्ली में क्या कोई सरकार हो सकती है या नहीं, तो इसके लिए एक कमेटी बनी, बालकृष्णन कमेटी, ठीक है भाई, दिल्ली में सरकार हो सकती है या नहीं, तो यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम था बालकृष्णन कमेटी। इसने अपनी सिफारिश जो है 2 तरह की दी, तो 2 तरह की इसने सिफारिश रखी। पहली जो है इसने कहा कि भाई इसने कई देशों का कंपैरिजन किया कि जहाँ पर राजधानी होती है क्या वहाँ पर अलग से सरकार हो सकती है, ठीक है। इस कमेटी ने डिसाइड किया, बालकृष्णन कमेटी ने। दूसरा यहाँ पे इसने अपनी रिकमेंडेशन ये दी कि भाई ऐसे क्षेत्र दिल्ली के अंदर जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखे और अन्य भाग जो है दिल्ली सरकार को दे दे, ठीक है। तो एक रिकमेंडेशन ये दी गई कि भाई जो है ऐसे क्षेत्र दिल्ली के अंदर जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल वहाँ पे रखे और अन्य जो भी भाग है जहाँ पे कंट्रोल नहीं है वो दिल्ली सरकार को दे दे। दूसरा यहाँ पे जो है सिफारिश दी गई कि भाई दिल्ली सरकार काम करे लेकिन पूरी दिल्ली के रिगार्डिंग, ठीक है। दिल्ली का जो आपका ज़मीन का मामला है, दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, दिल्ली का जो भी पब्लिक ऑर्डर का मामला है, ठीक है, उस पर जो अधिकार जो है केंद्र सरकार रखे और अन्य मामलों पर अधिकार है वो दिल्ली सरकार यहाँ पे रखे। तो यहाँ पे 2 सिफारिशें ये दी गई थी। तो बालकृष्णन कमेटी की जो ये सेकंड वाली रिकमेंडेशन है उसको मान लिया गया। दिल्ली को ना तो पूरे जो है तरीके से पूर्ण राज्य जो है यहाँ पे बनाया गया और ना ही पूरे तरीके से इसको यूटी बनाया गया, ठीक है। तो दिल्ली है वो ना तो पूरी तरीके से यूनियन टेरिटोरी है और ना ही पूरी तरीके से ये स्टेट बना। तो इस प्रकार से जो ये सेकंड वाली जो रिकमेंडेशन है बालकृष्णन समिति की वो मानी गई कि भाई दिल्ली का जो ज़मीन का मामला है, दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, दिल्ली का पब्लिक ऑर्डर, उस पर अधिकार क्षेत्र है केंद्र सरकार रखेगा और अन्य मामलों पर अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार रखेगी। तो यहाँ पे हमने देखा तो 3 सब्जेक्ट जो है दिल्ली के लिए, जिसमें ज़मीन का मामला, दूसरा दिल्ली की जो पुलिस है, तीसरा दिल्ली का जो है लॉ एंड ऑर्डर। तो ये 3 जो ऐसे मामले हैं, 3 जो ये सब्जेक्ट हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है अधिकार यहाँ पे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। जो भी ज़मीन का मामला है, जो भी दिल्ली पुलिस का मामला है, जो भी दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर जो है का मामला है, तो ये तीनों मामले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। दूसरा यहाँ पे हमने देखा कि जो आर्टिकल नंबर 239 का क्लोज B ये क्या कहता है, तो इसमें 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के थ्रू ये जोड़ा गया, ठीक है। राष्ट्रपति की सलाह पर प्रशासक जो आपका होता है ऑर्डिनेंस पावर का फ़ायदा उठा सकता है, यहाँ पे अध्यादेश शक्ति जो है उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो प्रेसिडेंट की सलाह पर जो प्रशासक है वो क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस पावर जो अध्यादेश शक्ति का फ़ायदा उठा सकता है, ये इसमें दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 240 में क्या है भाई, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन, कानून बना सकता है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है भाई वो कानून बना सकता है। कुछ यूटी के लिए राष्ट्रपति द्वारा विनियमन बनाने की जो है शक्ति उसको दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा आपका लक्षद्वीप है, तीसरा आपका दादरा नगर जो दमन एंड जो द्वीप दादरा एंड नगर हवेली, दमन और दीप, इसके अलावा जो पांडिचेरी, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो संसद कानून बनाए या ना बनाए, यहाँ पर अधिकार राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति का आदेश ही कानून होता है इन 4 यूटीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर दी गई जो आपकी 4 यूटी हैं, इनमें जो है कानून बनाने का जो अधिकार है भाई संसद है वो कानून बनाए या ना बनाए, इनके लिए अधिकार जो है वो राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति का आदेश ही जो है यहाँ पे कानून यहाँ पे होता है इन 4 यूटीज़ में, ये आपको ध्यान में रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन और दीप और पांडिचेरी, ठीक है। तो लेकिन पांडिचेरी में तो कुछ यहाँ पे खुद की सरकार आपकी यहाँ पे होती है, मीन्स वहाँ पे पांडिचेरी में तो क्या होता है भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, वहाँ पे सीएम होता है। लेकिन वहाँ पर अगर विधानसभा भंग हो तो उस टाइम राष्ट्रपति है वो पांडिचेरी के लिए कानून यहाँ पे बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे पीस और प्रोग्रेस या फिर गुड गवर्नेंस के लिए राष्ट्रपति जो है ऐसा करता है इन यूटीज़ में, ठीक है। पीस के लिए, शांति के लिए, वहाँ पे विकास हो सके, सुशासन वहाँ पे हो सके, तो ऐसा जो है यहाँ पे कामना की जाती है, ऐसा ये करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 245 है, उसमें अधिकार क्षेत्र की बात की गई है। केंद्र का अपना अधिकार क्षेत्र होता है,
ठीक है, यानी संसद का, ठीक है, केंद्र का। दूसरा यहाँ पे राज्य का अपना अधिकार क्षेत्र होता है, सभी जानते हैं। तो आर्टिकल 245 अधिकार क्षेत्र की बात करता है। बट यहाँ पे हमने देखा अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड द्वीप एंड दादरा नगर हवेली, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे क्या है 245 है। तो इसमें केंद्र का जो यहाँ पे अगर हम देखें अधिकार क्षेत्र जो कि संसद का ही होता है, तो आर्टिकल 240 में आपका ये नहीं है, 5वीं और 6ठी अनुसूची में भी आपका ये नहीं है, ठीक है। तो केंद्र का जो है अधिकार क्षेत्र जो कि संसद का अधिकार क्षेत्र, यहाँ पे एक तो आर्टिकल 240 में नहीं है, 5वीं 6ठी अनुसूची में नहीं है, क्योंकि 5वीं और 6ठी अनुसूची में अगर कोई कानून है तो भाई राज्यपाल उस कानून को नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र भाई एक तो 240 आर्टिकल पे नहीं है, दूसरा 5वीं 6ठी अनुसूची में नहीं है। 5वीं 6ठी अनुसूची में अगर कोई भी कानून है तो वो भाई राज्यपाल जो होते हैं हमारे गवर्नर, उसको नष्ट कर सकता है उस कानून को, ठीक है। आर्टिकल 241 है, इसमें क्या है, इसमें जो भाई हाई कोर्ट फॉर यूटीज़, ठीक है। तो यूटी है जो भी हमारी यूनियन जो टेरिटोरी है, संघ शासित जो प्रदेश है, उनके लिए भाई हाई कोर्ट की व्यवस्था जो यहाँ पे दी गई है। तो इसके लिए हाई कोर्ट किस प्रकार से यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो दिल्ली है, यूटी है, दिल्ली क्या है आपका यूनियन टेरिटोरी है, जिसका अपना हाई कोर्ट होता है, ठीक है। तो दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट है, दिल्ली में है भाई, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका अपना हाई कोर्ट है, इसके लिए इसके जो अंडर में जो आपका लद्दाख भी आपका आता है, ठीक है। तो जो जम्मू कश्मीर और आपका जो लद्दाख ये यूनियन टेरिटोरी आपकी है, तो इसके लिए जो हाई कोर्ट भाई यहाँ पे इनका हाई कोर्ट अपना है। तीसरा यहाँ पे जो पांडिचेरी है, तो पांडिचेरी इसमें तमिलनाडु चेन्नई हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आपका आता है, ठीक है। तो पांडिचेरी कौन से इसमें आता है भाई, तमिलनाडु और चेन्नई हाई कोर्ट जो आपका है ना, उसी के ही जुरिस्डिक्शन में आपका पांडिचेरी आपका आता है, ठीक है। लक्षद्वीप है ये केरला हाई कोर्ट के अंडर में आता है। तो पांडिचेरी है वो तमिलनाडु चेन्नई हाई कोर्ट के अंडर में आता है, और लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट के अंडर में आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो आपका ये यूनियन टेरिटोरी है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर आता है। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव ये मुंबई हाई कोर्ट के अंडर आता है, ठीक है। तो हमने देखा दिल्ली और जम्मू कश्मीर का अपना खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के ये अंडर आता है, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर कौन सा आता है भाई, चंडीगढ़ यूटी, ठीक है। ऐसे दो ही यूनियन टेरिटोरी हैं जो दिल्ली और जम्मू कश्मीर, जिनका अपना खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो चंडीगढ़ है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर आता है। दादरा नगर हवेली और दमन दीप मुंबई हाई कोर्ट के अंडर आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आपका कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर आता है। लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट के अंदर आता है। पांडिचेरी तमिलनाडु चेन्नई हाई कोर्ट के अंडर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भाई डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक जो विकास, किस प्रकार से हमारे संविधान का जो है यहाँ पे विकास होता है, जिसमें हम ब्रिटिश रूल और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली संविधान सभा के बारे में ये पूरा डिस्कस करेंगे। और रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस प्रकार से आपका आया 1773 में, कौन कौन से यहाँ पे बदलाव हुए, इसके तहत ये सभी जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे भाई। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।